हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आइए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट किए थे। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे थे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मॉडर्न इंडिया का वेटेज जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बहुत अधिक होता है। तो उसी क्रम में हम लोग मॉडर्न इंडिया को हम थोड़ा सा बेसिक समझे थे, ताकि उसको भी ये समझे थे कि किस तरह से मेडिएवल इंडिया जो है मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट हुआ, किस प्रकार से जो मुगलों का पतन हुआ और फिर कैसे मुगलों का पतन से ही हमारे जो आधुनिक अंग्रेजों का जो प्रवेश था वो चालू हुआ धीरे धीरे। कौन कौन सी कंपनी आई थी, जैसे पुर्तगाली आई थी, डच आई थी, फ्रांस आई थी, डेनिश आई थी, ये सब जो भी कंपनी अब आई थी यहाँ पर, वो सब के बारे में हम लोग एक छोटा सा बेसिक व्यू देख चुके थे। तो आज हम लोग अपना जो मुख्य टॉपिक है हम उसको आज चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था क्या था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहला जो चालू करेंगे टॉपिक आज जो चालू करने वाले हैं, वो सबसे पहला जो टॉपिक चलेगा वो कौन है, पुर्तगाली। कौन सा टॉपिक चालू होगा, पुर्तगाल। पुर्तगाली हम लोग कौन सा चालू करेंगे आज, पुर्तगाली कंपनी। तो आइए समझते हैं कि पुर्तगालियों का जो आया था वो कैसे यहाँ पर सबसे पहले कौन आया, उसका क्या क्या ये प्रभाव पड़ा यहाँ पर। तो पुर्तगालियों के आगमन के क्रम में हम लोगों ने देखा कि एक सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था वास्को डिगामा, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो आया, सबसे पहले क्या किया, वो जो वास्को डिगामा आया तो अपना जो यूरोप का था, हम जानते हैं यूरोप, पुर्तगाल जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, वहां से ये अपने आप को निकला, भ्रमण के लिए निकला था, ठीक है। वो भ्रमण के लिए निकला कि देखते हैं कौन कौन से विश्व में कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सी कंट्री है। तो उसी के क्रम में ये सबसे पहले आया था। तो वो मतलब कि अगर हम बोल सकते हैं कि तो यूरोपीय का जो आगमन का जो सूत्रधार था, यूरोपीय का जो आगमन करने का जो सबसे पहला व्यक्ति आने वाला था वो कौन था, तो वो था पुर्तगाली में से सबसे पहले वास्को डिगामा था। तो आइए हम देखते हैं कि वास्को डिगामा जब यहाँ पे आया तो क्या क्या उसके द्वारा किया गया था, कब आया, कैसे आया, कौन उसमें मदद किया। आखिर हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे लिए कोई गाइड के रूप में काम करता है ना, बिना गाइड का तो हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो वही सब देखते हुए आज हम देखते हैं कि क्या वो कैसे आया, किसकी मदद से आया, कहाँ पे आया। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं पुर्तगाली में सबसे पहले आने वाला नागरिक कौन था, अगर पूछेगा तो ये था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, और ये आया था 1498 को। वास्को डिगामा कब आया था, 17 मई 1498 को। तो वास्को डिगामा जब आया, ये अपने राज्य पुर्तगाल से निकला। पुर्तगाल से निकला तो समुद्री रास्ते होते हुए धीरे धीरे समुद्री रास्ते होते हुए ये उसको पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 पता नहीं इसको क्या सूझा, अपने राज्य में बैठा रहता। तो अपने राज्य में बैठता तो हम लोग को टेंशन नहीं होता कि हाँ इसके बारे में भी जानना पड़ रहा है, ये पता नहीं क्या ये किया नहीं किया, हम लोग को टेंशन देके चला गया। तो लेकिन अगर ये टेंशन दे दिया तो जाने दो, दे दिया, लेकिन हमको अब समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इससे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखने के लिए क्या करते हैं, तो ये जब आया था वास्को डिगामा 17 मई 1498 को जब आया था, तो वो क्या था, एक समुद्री रास्ते होते हुए आया था। तो वो समुद्री जो रास्ता था वो क्या था, समुद्री रास्ता जो था उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी कि केप ऑफ गुड होप नामक एक रास्ता था जिसके सहारे जिधर से होते हुए वो आया था, मतलब कि समुद्री भ्रमण पर निकला था। और इसमें इसके इसके ये जो इसका जो यात्रा था, जो समुद्री यात्रा चल रहा था, उसमें इसको मदद करने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम बोलते हैं गाइड था। इसका गाइड कौन था, गाइड था अब्दुल हमीद।
अब्दुल हमीद नामक एक व्यक्ति था जो कि इसको वास्को डी गामा को समुद्री रास्ते का खोज करने में मदद कर रहा था, यानी कि ये इसका गाइड का काम कर रहा था, यही बता रहा था कि आपको किधर से जाना पड़ेगा, ये उसका डायरेक्शन दिखा रहा था, सब कुछ बता रहा था। तो उसी के क्रम में जब ये दोनों निकले अपने अपने ये पुर्तगाल से दोनों निकले, तो धीरे धीरे जब ये लोग पहुंचे तो धीरे धीरे खोज करते आए, तो एक अचानक से एक द्वीप दिखा उनको, ठीक है, समुद्री रास्ते में एक अचानक से द्वीप दिखा। तो उस द्वीप में ये लोग आए तो देखे कि यहाँ पर तो जनसंख्या है, उनको लगा होगा कि समुद्र बहुत बड़ा है तो उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उसमें जो भारत को देखे, उसको पता नहीं था कि ये भारत है। तो यहाँ पर जब आए तो देखे कि यहाँ की संस्कृति में बहुत सारी विविधता है, ठीक है, और यहाँ के लोग, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वो वास्को डी गामा जो आया था, तो बोला जाता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले आने में कहाँ पे आया था, तो ये आया था कालीकट में। कालीकट में सबसे पहले उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट में। तो कालीकट में जब उतरा था, जब अगर हम जानते हैं कि अगर पहले से यहाँ भारतीय में शासन था तो यहाँ पर कोई ना कोई तो राज कर रहा होगा। तो ये वास्को डी गामा जब कालीकट में आया तो यहाँ का जो शासक था वो कौन था? जमेरीन। जमेरीन नामक जो व्यक्ति था, कालीकट का शासक था जो जमेरीन था। क्या था ये? शासक था। तो ये कालीकट का शासक कौन था? जमेरीन। तो जमेरीन जब देखा कि हमारे राज्य में कोई नया व्यक्ति आता है, हम वैसे भी हम देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या होता है कि हम उसका बहुत अच्छे तरह से स्वागत करते हैं, उसका हर तरीके से ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जमेरीन जब हम वैसे भी जानते हैं कि भारत का जो संस्कार है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार चलते आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अतिथि देवो भव को माना जाता है, यानी कि जो भी बाहर से अतिथि आता है उसका यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से सत्कार किया जाता है। तो ये जो जमेरीन था वो भारतीय संस्कृति से तो परिपूर्ण था। तो ये जब आया, वास्को डी गामा आया, तो जमेरीन ने इसका वास्को डी गामा का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। यहाँ पर वास्को डी गामा को अच्छा स्वागत किया, अपने राज्य में बैठाया। फिर वास्को डी गामा इसके राज्य में जमेरीन के कुछ राज्य में कुछ साल तक रहकर यहाँ की संस्कृति को जाना, यहाँ पर बोलचाल को जाना, यहाँ के बारे में रहन सहन को जाना, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति को जाना, भौगोलिक सामाजिक आर्थिक जितने भी तरह की स्थितियां थी वो सभी के बारे में जाना। तो इसी के क्रम में वास्को डी गामा को जब यहाँ पर जान रहा था, संस्कृति के बारे में जान रहा था, यहाँ पर जब आर्थिक स्थिति के बारे में जान रहा था, तो वास्को डी गामा यहाँ पर भारत में बहुत नई चीजों से अवगत हुआ। जैसे में पहले क्या था, यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहां पर मसाले से लेकर मसाले के बारे में उतना जानकार नहीं थे। लेकिन जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया तो वो मसाला नामक एक नया चीज देखा। जब नया चीज देखा तो उसको अचंभा हुआ कि ये क्या देख लिए हैं इसका। वो जो मतलब सबसे पहले जब देखा तो हम जानते हैं कि मसाला का इस्तेमाल तो भारतीय बहुत पहले से खाने में कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय तो मसाले के शौकीन होते हैं। तो ये जमेरीन जब इसको खाना दिया तो वो जो मसाला डाला हुआ जो खाना खाया वास्को डी गामा, तो इसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। तो ये इसके बारे में और मतलब मसाले के बारे में जमेरीन से और पूछने लगा कि क्या है क्या नहीं, इसके बारे में बताया। तो जमेरीन इसको बताने लगा। तो जब ये वास्को डी गामा जब यहाँ पर जो भ्रमण का जो काल था वो खत्म करके जब अपने राज्य पुर्तगाल लौटने लगा, तो ये वास्को डी गामा अपने साथ क्या ले गया था? तो वास्को डी गामा अपने साथ मसाला ले गया था। मसाला ले गया था, मसाला, अंजीर और भी कुछ ले गया था। तो यहां से ले गया। लेकिन जब यहां से ले गया मसाला ले गया, तो जब ये अपने राज्य पहुंचा, वापस कहां पर पहुंचा? पुर्तगाल पहुंचा। तो जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा तो वहां पर जाकर वहां के मार्केट में इस मसालों को क्या क्या बेच दिया। तो जब बेचा, इस मसालों को वहां पर जाके बेचा पुर्तगाली मार्केट में, तो मानते हैं कि अगर यहाँ पर भारत में अगर मसाला का दाम मसाले का दाम हम मानते हैं कि 100 रुपए केजी था, 100 रुपए केजी था, तो जो पुर्तगाली मार्केट में बेचा, ये जो मसालों को बेचा, तो वहां पर लगभग 500 रुपए या 1000 रुपए केजी से उसको वजन मिला। तो यानी कि देखा कि इस मसाले को लेकर बहुत जबरदस्त उसको फायदा हुआ। तो उसके मन में लालच बैठा, और उसके मन में जब लालच बैठा तो हम जानते हैं कि अगर हम कहीं से कुछ नया चीज को डिस्कवर करते हैं, कुछ नया चीज को लेके आते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके बारे में जानने को इच्छुक हो जाते हैं। और अगर बात पैसे की रही तो जानते हैं कि पूरा विश्व पैसे के पीछे अंधा पड़ा है। तो जब बात पैसे की रही कि अगर हम कोई चीज 1 रुपए में खरीदते हैं उसके बदले हमको 100 रुपए मिलता है, तो ये तो बहुत लालच वाली बात है। तो यही सब कारण था कि यही सब कारण को देखते हुए पुर्तगालियों के द्वारा जो था वो भारत में व्यापार करने की होड़ मच गई कि हम जाएंगे वहां से जितना ज्यादा वहां से सामान लेके आएंगे और हम यहाँ पर मुनाफा कमाएंगे। तो वास्को डी गामा का जो शासनकाल था वो तो हम समझ गए कि 17 मई 1498 को आया।
आने के लिए उसका जो अब्दुल हमीद नामक एक गाइड था जो कि वह मदद किया था, समुद्री रास्ते की खोज किया था। और समुद्री रास्ता का जो था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप के नाम से आया था, ठीक है, रास्ते का नाम था। और जो कालीकट का शासक था वो कौन था? जमेरिन था, जिसने उसका स्वागत किया था। और यहाँ से उसने क्या लेगा? तो मसाला लेगा था, अंजीर लेगा था, दालचीनी लेगा था, और फिर धीरे धीरे वो अपने राज्य लौट गया। तो जब पुर्तगालियों का जब वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचा, तो जब पुर्तगालियों के मन में इसको लेकर जब भावना बनी कि ये तो वहां तो बहुत फायदेमंद चीज है, तो इन पुर्तगालियों का सबसे पहले जो यहाँ आने का मुख्य मकसद था, जैसे वास्को डी गामा तो जब आया था तो वो भ्रमण के मकसद से आया था, लेकिन जब यहाँ से जब गया इसके फायदे के बारे में जानने के बाद पुर्तगालियों का यहाँ पर जो मकसद हो गया वो व्यापार करने का मकसद हो गया था, व्यापार का एकाधिकार। व्यापार का एकाधिकार करने का मकसद इन लोगों के मन में पनप गया था कि हम लोग जब भारत से व्यापार करेंगे तो सिर्फ खाली हम ही लोग करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो समझ गए। पहला अगर पूछता है कि पहला आने वाला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। उसके बारे में यहाँ पे बता दिए कहाँ आया, किसके साथ आया था। अब आगे देखते हैं कि अगला पुर्तगाली नागरिक कौन है और वो आगे कौन आया था। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि सबसे पहला जो पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था यहाँ पर, तो वो समुद्री रास्ते की खोज कर चुका था। पुर्तगाल से भारत के बीच जो समुद्री रास्ता था उसका कोऑर्डिनेट था, उसका जो रास्ता कैसे कैसे गया था वो तो खोज कर चुका था। तो जब नया रास्ता की खोज हो चुका था, यहाँ के बारे में, मसाले के बारे में या बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में वो जब लेके चला गया पुर्तगाल, तो वहां से जब फायदा हुआ तो वहां के लोगों के मन में लालच पनपा। और जो पुर्तगाली सरकार जो थी वो भी जानते हैं कि कोई भी सरकार अपना जो बहुत सारा फायदा करना चाहती है। तो उसी के क्रम में जब दूसरा जो व्यक्ति आया था, दूसरा व्यक्ति आने वाला था, तो उस व्यक्ति का नाम था क्या? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कौन था? दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो आने वाला था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और ये कब आया था? ये 1500 ईस्वी में आया था, क्योंकि 1498 में तो वास्को डी गामा आया, यहाँ से वो चला गया सब कुछ लेके। उसका फिर जब वहां पर पनपा तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल नामक एक नया व्यक्ति आया था 1500 ईस्वी में। तो जब यहाँ पर आया, लेकिन हम जानते हैं कि अब वास्को डी गामा के बाद जितने भी व्यक्ति आने लगे थे वो सबको भ्रमण करने का उद्देश्य न था, बल्कि वे सब क्या कर रहे थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे यहाँ पर। तो जब सबसे पहले जब ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया तो यहाँ पर उसको तो पता था कि यहाँ से हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है व्यापार करके ले जाना है, यहाँ से पूरे जितना भी हड़प सकते हैं हड़प के ले जाना है। तो सबसे पहले इसने क्या किया? तो जो बोला जाता है कि जो सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वो स्थापित करने वाला कौन था? तो यही पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो था वो कालीकट में स्थापित की। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा पुर्तगाली नागरिक था जो कि सबसे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित करने वाला था, तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये आया तो ये तो पहले से ही सोच के आया था कि हमको वहां पर भ्रमण करना नहीं है, वहां पे जाके हमको व्यापार करना है। व्यापार करने के लिए हमको जाहिर सी बात है कि वहां से हमको फैक्ट्री स्थापना करना पड़ेगा, अपना व्यापारी कोठी स्थापना करना पड़ेगा, जहां से हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकें। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जब आया तो सबसे पहले कालीकट में क्या किया इसने? कालीकट में वहां के शासक जो थे उस बात करके शासकों को अपने चंगुल में फंसा के एक फैक्ट्री स्थापित करने में कामयाब हो गया। सबसे पहले जो अगर पूछता है कि सबसे पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो और कहाँ किया था, तो हम बोलेंगे सबसे पहला पुर्तगाली नागरिक पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, जो कि कालीकट में सबसे पहली व्यापारिक कोठी यानी कि पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करने का में जो समर्थ हो पाया था, तो वहां के शासकों से ये अनुमति लेकर के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थर्ड जो नागरिक आया था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। थर्ड नागरिक आने वाला कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये था, इसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आया वास्को डी गामा, सेकंड आया पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। इसके द्वारा क्या किया गया था? कालीकट में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो आया था वो थर्ड था। तो देखो, वास्को डी गामा आया, रास्ता का खोज किया, यहां से सामान ले गया।
पेड्रो अल्वारेज आया, क्या क्या कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की। तो जब फैक्ट्री स्थापित की, हम जानते हैं कि जो कालीकट जो है वो क्या है, समुद्र के किनारे में बसा हुआ है। कालीकट समुद्र के किनारे में बसा हुआ इधर है। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को एक बात दिमाग में सूझी कि अगर हमको इस इलाके में कब्जा करना है, ये मतलब कि समुद्र रास्ते में कब्जा करना है, अगर हमको समुद्र पर एकाधिकार चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जो पुर्तगालियों का अल्टीमेट गोल था वो क्या था कि व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहले ही सोच के आया था कि अगर हमको समुद्री रास्ते का खोज करना, अगर हमको समुद्री रास्ते पर व्यापार करना है, यहाँ पर हमको अगर शक्ति स्थापित करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको उस एरिया को अपने अंडर करना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि हम अगर कोई नया क्षेत्र में को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वहां के जो भी आने जाने का जो रास्ता है, परिवहन का जो साधन है, उसको अपने अंडर करना चाहते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो भी संचार का साधन होगा, जो भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की जाएंगी, उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्रियां होंगी वो यहाँ से आसानी से ले जाया जाएगा। तो वही क्रम में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था वो सबसे पहले क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं ये तो समुद्री रास्ते से आया था, पुर्तगाल से कौन से रास्ते, समुद्री रास्ते से आया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने एक नीति अपनाई, और वो क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, वो क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था वो सबसे पहला जो वहां से सोच के ही आया था कि अगर हमको जाना है तो हमको जो जाने वाला रास्ता है उसको हमको अपने अधिकार में करना पड़ेगा, ताकि उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार हो, और जब अधिकार होगा तो कोई और किसी का उस पर कोई भी हक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा जो किया गया था वो ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की गई थी। अब आइए हम समझते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर से ही हम समझ सकते हैं, ब्लू वाटर मतलब समुद्री पानी। समुद्री पानी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को एक बात समझ में आ गया था कि अगर हमारा समुद्री पानी पर अधिकार कायम हो गया, जब समुद्री पानी पर अधिकार कायम हो गया, तो उधर से हमारा जो भी जहाज जाएगी वो तो मतलब उसको रोक टोक करने के लिए कोई भी दूसरा पार्टी, दूसरा शक्ति नहीं होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले समुद्री पानी पर अपना अधिकार जमाना चालू किया धीरे धीरे। यहाँ से आया, तो यहाँ पर जब आया तो रास्ते से पुर्तगाल से यूरोप से इधर आया, पुर्तगाल से खोज के आया जब, तो यहाँ के शासकों को लालच दिया कि अगर आप हमारे अंदर शामिल हो जाते हैं तो हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। जानते हैं कि भारतीय शुरू से ही हमेशा ही लालची रहे हैं। तो ये जब इसके बाद में आकर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद में आकर जो भी यहाँ कालीकट का शासक था उस समय, उसने इसके बात पर राजी हो गया। जब राजी हो गया तो ये समुद्री पानी पर क्या किया, यानी कि जो भी रास्ता था, समुद्री रास्ता था, उधर ये अपना अधिकार जमाना चालू किया। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि वह कौन सा पुर्तगाली नागरिक था जो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। और अगर ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, तो ब्लू वाटर पॉलिसी वैसा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत समुद्री पानी पर अधिकार स्थापित किया जा सकता है, ताकि उस पर जो एकाधिकार हो वह सिर्फ पुर्तगालियों का ही हो, उसके अलावा किसी और कंपनी का ना हो। तो समझ में आ गया पेड्रो अल्वारेज कैब्रल क्या किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने क्या किया। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आइए आगे हम देखते हैं कि इसके बाद और जो पुर्तगाली आया था वो कौन था। चौथा जो पुर्तगाली नागरिक आने वाला था वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। जब आया यहाँ पर अल्फांसो, चौथा जो नागरिक था अल्फांसो द अल्बुकर्क जब आया, तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक तो वास्को डी गामा रास्ता खोज लिया, फिर उसके बाद जो आया उसने फैक्ट्री स्थापित कर दी, और थर्ड में जो आया उसने क्या किया, तो पूरा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाकर पूरा जो समुद्री व्यापार था उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो जब ये अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, क्योंकि इन लोगों के मन में पहले से ही लालच पनप चुकी थी, तो जब ये आया यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आया तो अब इसके मन में क्या था कि हमारे द्वारा तो यहाँ पर पहले से क्या हो चुका है, तो पहले से ही क्या था,
पहले से ही व्यापारिक कोठी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। फिर समुद्र पर एकाधिकार स्थापित हो चुका था। तो जब ये आया अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, तो इसके क्या था, इसके लिए ये दोनों जो काम थी वो आसान हो चुकी थी पहले से, क्योंकि इन दोनों काम को करके पहले ये लोग चले गए थे। तो ये जब आया तो इसका सबसे मुख्य मकसद था कि अब हमारे पास क्या बचा है, तो वहां के जो क्षेत्र में जो भी लोग है, जो भी शासक है, उसको अपने अंडर करना है, भले किसी भी तरह से। तो ये सीधा आया और या क्या क्या यहाँ पर भारत में आकर हड़पना चालू कर देने लगा, फूट डालो और राज करो जैसे नीतियों को अपनाने लगा, ताकि भारतीयों को लालच देने लगा। यहाँ जो शासक थे, लोग थे, अगर शासक नहीं मान रहा था तो शासक के अंदर जो भी उसके बहुत सारे मंत्री थे, उन लोगों को लालच दे करके ये यहाँ पे राज्य को हड़पना चालू कर दिया। यहाँ पर एक व्यापार करने का जो पत्र था, जो अधिकार पत्र था, वो मांगने लगा। धीरे धीरे इसी के क्रम में ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, उसने क्या किया, 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो 1510 ईस्वी में, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के किनारे जो भी स्टेट्स होंगे, जितने भी स्टेट्स हैं, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तो उसी के क्रम में 1510 ईस्वी में जब अल्फांसो द अल्बुकर्क आया तो इसने गोवा को क्या क्या छीना, गोवा को छीन लिया। किससे छीन लिया, तो यहां का गोवा का जो शासक था वो कौन था, गोवा का जो शासक था वो था अब्दुल मजीद। गोवा का जो शासक था, क्योंकि अब्दुल हमीद तो वो था, वो गाइड का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो गोवा का शासक 1510 ईस्वी में जो शासन कर रहा था, जिसे ये अल्बुकर्क जो गोवा को छीन लिया था, वो कौन था, तो यूसुफ आदिल शाह। अगर पूछता है कि 1510 ईस्वी में गोवा का शासक कौन था, तो यूसुफ आदिल शाह नामक व्यक्ति था गोवा का शासक, जिससे इसने क्या किया, बल के छल, मतलब साम दाम दंड भेद, जितना भी प्रकार की नीति है वो अपनाकर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और जब गोवा को छीन लिया तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों का जो भारतीय स्टेट्स पर, भारतीय राज्यों पर जो कब्जा हो गया था, स्टार्ट हो गया था, वो गोवा से ही चालू हुआ था। तो अगर पूछता है कि भारतीय राज्य पर कब्जा करने वाला सबसे पहला नागरिक कौन था, तो अल्बुकर्क को बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क जो था वो कब्जा किया था। भारतीय राज्य पर कब्जा करने वाला कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और जब भारतीय राज्य पर कब्जा कर लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया, तो कब्जा करके तो छोड़ नहीं देगा। तो इसने अब क्या किया, अगर हम जानते हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र को हड़पते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं, तो वहां के शासन को चलाने के लिए हम उस जगह पर अपने व्यक्ति को स्थापित करते हैं, ताकि वो हमारे अनुसार काम करे। क्योंकि इसको तो भारतीयों में भरोसा नहीं बना रहा था, कि ये जानते थे कि अगर भारतीयों के मन में कहीं भारतीयता की भावना जगी तो ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे, और हमारा जो भी राज्य जो सपना करके आए हैं, व्यापार करने का जो एकाधिकार करके जो सपना आए हैं, वो कायम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, गोवा में अपना गोवा में क्या किया, फिर ये व्यापारिक कोठी की स्थापना की। व्यापारिक कोठी की स्थापना की गोवा में, और यहां पर अपना नागरिक यानी कि पुर्तगाली व्यक्ति को ही जब गोवा में व्यापारिक कोठी की स्थापना की तो पुर्तगाली व्यक्ति को ही शासक बनाया। लेकिन क्या था कि जो वहां का जो शासक था, गोवा का जो शासक था, यूसुफ आदिल शाह जो था गोवा का शासक, उससे पूरी तरह से ये कंट्रोल नहीं ले पाया था। तो इसके बदले में कुछ टैक्स भी दे रहा होगा इसको जब अधिकार से छीन लिया तो इसको टैक्स के रूप में देना पड़ रहा होगा। तो इसने सबसे पहले व्यापारिक कोठी की स्थापना करके पुर्तगालियों का जो अगर बोला जाता है कि जो स्थापना यानी कि जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि किसी भी राज्य में हमारा शक्ति का स्थापना कैसे होता है, जब हम वहां के राज्य को अपने अंदर छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, यानी कि मेरा प्रभुत्व जो है वो उस राज्य में स्थापित हो गया, यानी कि मेरा जो शक्ति है अब उस राज्य में वहां पर चलने लगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो शक्ति का स्थापना उस केंद्र में, उस क्षेत्र में जो शक्ति का स्थापना होता है वो हमारे द्वारा जीते जाने वाले राज्यों के बल पर ही होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो अगर पूछता है कि पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था जिसने वास्तविक
संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का, तो अल्बुकर्क क्या क्या था, तो अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया, भारतीय राज्य पर कब्जा करने का अधिकार इसने प्राप्त किया। 1510 में गोवा से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो हम यहाँ पर समझ गए कि सबसे पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था जिसने भारतीय राज्य पर कब्जा किया था, तो वो था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। और इसी को गोवा में क्या बोला जाता है, तो भारतीय राज्य में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो यूसुफ आदिल अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही माना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अभी तक चार पुर्तगाली नागरिक को देखे थे जिन्होंने सभी लोगों ने क्या किया, अपना अपना काम किया। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर वास्तविक संस्थापक हो गया, यहाँ पर उसका राज्य का एकाधिकार हो गया, तो जो व्यापारिक जो गतिविधियां चालू हो गई थी वो बहुत तेजी से चालू हो गई थी। यहाँ से बहुत तेजी से यहाँ के जो सामान थे, यहाँ के जो मसाले वगैरह थे, ये बहुत तेजी से यहाँ से निकाल कर ले जाकर अब क्या कर रहे थे, पुर्तगाल के मार्केट में बेच रहे थे। जब पुर्तगाल के मार्केट में बेच रहे थे तो वहां से इनको बहुत ज्यादा मुनाफा का फायदा हो रहा था, जिसके कारण और भी लोगों के अंदर जो धीरे धीरे जैसे पहले पुर्तगाली था, उसके बाद फिर डच लोग, जब अगल बगल में ये सब बातें फैलने लगी तो धीरे धीरे बहुत सारे नागरिकों द्वारा यहाँ पर आगमन होने लगा। तो आइए अब हम अगला देखते हैं कि अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा जो भी काम किया गया। अब ऐसा तो नहीं कि अल्फांसो द अल्बुकर्क हमेशा के लिए यहाँ पे टिक गया होगा, इसने गया यहाँ पर कोठी की स्थापना करके गई। उसके बाद क्या हुआ कि और भी कौन नागरिक आया और उसने क्या काम किया, तो आइए हम समझते हैं। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि वास्को डी गामा क्या किया, फ्रांसिस्को द अल्मीरा का किया, गैब्रियल का किया, और फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या किया। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे जो नागरिक आया था उसने क्या किया यहाँ पर, और भारतीय संस्कृति को उसने किस तरह से प्रभावित किया, और फिर यहाँ का जो सामान था, यहाँ का जो खजाना था, उसको किस तरह से लूट के अपने भारत को कंगाल करने की कोशिश किए। अब देखें, हम लोग देख चुके थे। तो एक बात ये क्या किया था, जो भी आया ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो आया, हम जिसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक बोलते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का, तो उसने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला एक मुख्य काम किया था जो कि भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। वो था क्या था, सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का अंत सबसे पहले करने का प्रयास किसने किया, तो वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था, वो सती प्रथा का अंत किया था। और यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी राज्य में रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों को अपने अंडर करना होगा, वहां के लोगों से जान पहचान बढ़ानी होगी। हो सकता है कि वहां हमको वैवाहिक संबंध भी स्थापित करना पड़े, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया करते थे। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो भारतीय स्त्रियों से विवाह भी किया था यहाँ पर आकर। तो ये हम समझ गए। अब जो पांचवा जो नागरिक था, और हम ये बोल सकते हैं कि ये अंतिम नागरिक था, तो ये जो नागरिक था वो था नीनो दी कुन्हा। पांचवा और अंतिम पुर्तगाली नागरिक कौन था, तो ये था नीनो दी कुन्हा। तो जब नीनो दी कुन्हा यहाँ पर आया तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने जो था वो जो पहले जो फैक्ट्री कोची में थी उसको कोची से ले हटाकर कहां पर कर दिया, तो इसने गोवा में कर दिया। गोवा से इसने क्या किया, जो पुर्तगाली जो यहाँ पर जो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था, गोवा को जो अपना राज्य बनाया था, तो यह नीनो दी कुन्हा जब आया तो जो राज्य था उसको गोवा से हटाकर जो अपना व्यापारिक कोठी का मुख्यालय जो था वो कहां पर, कोचीन में स्थापित कर दिया। कोचीन में स्थापित कर दिया। अब जब कोचीन में स्थापित किया तो इसका मुख्यालय बनाया किसको, कोचीन को मुख्यालय बनाया किसने, नीनो दी कुन्हा ने, और गोवा को उप मुख्यालय बना रहने दिया। और फिर क्या किया, तो गोवा का जो उसमें जो शासक था कौन था, राय बहादुर था, राजा बहादुर शाह था। शासक कौन था, बहादुर शाह से ये नीनो दी कुन्हा जो है वो क्या किया, बहादुर शाह का दो राज्य था, कोचीन का ही दो राज्य था। एक था गोवा दीव और एक था वसाई। दीव और वसाई क्या थे, ये दो राज्य थे, या क्षेत्र थे। दीव और वसाई दो क्षेत्र थे, उसको इसने क्या किया, हड़प लिया, यानी कि छीन लिया।
ठीक है। तो नीनो दी कुन्हा क्या किया, जो कोचिन का जो शासक था उसमें बहादुर शाह जो था, उससे इसके दीव और वसाई को छीन लिया। यानी कि और भी एक, पहले तो गोवा था, कोचिन भी अधिकार क्षेत्र में आ गया, यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना कर दी है, और फिर दीव और वसाई जो क्षेत्र था जहां पर कुछ कुछ भारतीय थे, उसको भी अधिकार अपने क्षेत्र में कर लिया था, छीन लिया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पर पुर्तगालियों का जो था धीरे धीरे यहाँ पर जो साम्राज्य था वो फैलने लगा था, और किस प्रकार से ये यहाँ की कमजोरियों का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने यहाँ की जो संपदा थी, धन संपदा थी, उसको ले जाकर सीधा पुर्तगाल का विकास किया, और भारतीय राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम क्या समझे, तो आज हम समझे कि पुर्तगालियों का जो आगमन था वो कितने व्यक्ति आए और किस प्रकार से भारतीय में अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे 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 पहले तो व्यापारी बन के आए थे, धीरे धीरे फिर यहाँ पर राजा बनने की कोशिश करने लगे, और अंत तक आते आते इन्होंने क्या किया, राजा तो बन ही गए, कुछ कुछ क्षेत्रों को अपने हड़प कर यहाँ से जितने भी संपत्ति थी उसको ले जाकर अपना विकास करने लगे। तो इस प्रकार से हमने समझा पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, उसका क्या महत्व था। अब महत्व के बारे में अगर हम समझना चाहते हैं तो महत्व हम अगर जानते हैं तो सबसे पहला क्या महत्व कर सकते हैं कि हमको भारतीयों को और पुर्तगालियों को दोनों को एक नए सामुद्रिक रास्ते की पहचान हुई थी कि हाँ, इस रास्ते द्वारा हम व्यापार कर सकते हैं। दूसरा महत्व क्या समझ सकते हैं, तो इन लोगों का महत्व ये था कि हमको भारतीयों का जो उसमें का वास्तविक ताकत का पता लग गया था कि वास्तविक ताकत मतलब भारतीयों का ताकत कितना है, वो अपने क्षेत्र को और भी ताकत का जो क्षेत्र है उसको और बढ़ाना चाहिए। और फिर क्या हुआ था, तो भारतीयों के मन में ये बैठ गई थी कि अगर हमको अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, उसको मजबूत रखना है, तो हमको सामुद्रिक व्यापार को भी, सामुद्रिक क्षेत्र को, जो सामुद्रिक रास्ता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सामुद्रिक रास्ते पर कब्जा करने का जो विचार आया था वो भारतीयों के मन में पुर्तगालियों द्वारा ही डाला गया था। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हुई थी और बहुत सारे महत्व भी हुए थे। राजनीतिक पहलू भी यहाँ पर आए कि नए नए राज्य का गठन हुआ, नए नए राजनीतिक प्रणाली के बारे में जाने यहाँ के भारतीय लोग। इस प्रकार से और फिर आर्थिक प्रणाली के बारे में जाने कि हाँ, व्यापार जब चालू हुआ, आवागमन चालू हुआ, तो यहाँ से व्यापारिक गतिविधियां भी चालू हो गई, सामाजिक गतिविधियां भी, समाज का परिवेश होना चालू हुआ, सांस्कृतिक गतिविधियां भी चालू हो गई। वहां से यूरोपीय संस्कृति जो था वो धीरे धीरे भारत में आना प्रवेश हुआ, और भारतीय संस्कृति जो था वो धीरे धीरे पुर्तगाल में जाना प्रवेश हुआ। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि पुर्तगालियों का जो महत्व था क्या हुआ, पुर्तगाली के आने से यहाँ पर घाटा क्या हुआ, इन्होंने किस प्रकार से इसका जो कार्यक्रम क्या था वो समझे, कौन कौन से पुर्तगाली नागरिक आए थे वो समझे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो कृपया ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक जो बातें हो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।